हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री मेजर 2 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका ये एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये पीडीएफ देना मतलब किसी के लिए खुलता है, किसी किसी को नहीं खुलता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ और वीडियो सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, सातवाहन वंश की उपलब्धियां का वर्णन करें। ठीक है, सातवाहन वंश की उपलब्धि क्या क्या है उसके बारे में बताना है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सातवाहन वंश की राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, कि सातवाहन वंश की राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां क्या है उसके बारे में मूल्यांकन करें। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, आप लोगों को आंसर यही लिखना है। ठीक है, जो हम आपको बताएं। तो चलिए सबसे पहले इसका उत्तर जानने से पहले हम लोग इसका परिचय को देखते हैं। परिचय क्या है सातवाहन वंश का। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। क्या बोल रहा है, सातवाहन वंश जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक दक्षिण और मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों पर शासन किया। क्या बोल रहा है कि जिसने सातवाहन वंश ने 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक कहाँ पे, दक्षिण और मध्य भारत में ये शासन किया था। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, यह वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था। क्या बोल रहा है, यह जो था मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद सातवाहन वंश का विकास हुआ। ठीक है, आया ये। इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको, सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश शासक मुख्य रूप से दक्षिण भारत कौन कौन था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों पर शासन करते थे। ठीक है, सातवाहन जो शासक थे वो मुख्य रूप से कहाँ पे शासन किए, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन कौन जगह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो शासन किए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में कौन कौन से जगह पे किए थे। मैप के जरिए हम लोग देखते हैं। मैप के जरिए देखिए, ये जो था गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, क्या नाम है, परिस्थाना। ठीक है, और उज्जैनी जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये केरल तरफ पड़ता है। ठीक है, जो कि अभी गोवा के क्षेत्र में है। ठीक है, और ये अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो ये इन जगहों पर ये शासन किया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर कि सातवाहन वंश के शासक कौन कौन थे। ठीक है, सिमुक थे, कृष्ण थे। ठीक है, क्या ये सातकर्णी थे, नागनिका थे। ठीक है, गौतमी पुत्र थे और वसंती पुत्र थे। ठीक है, और कौन कौन थे चलिए देखते हैं। शिव स्कंद थे, यज्ञश्री थे, विजय थे। ठीक है, ये जो थे ये सातवाहन वंश के शासक थे। ठीक है, आप लोगों को मैप में अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये मैप लगाए थे। ठीक है, कि सातवाहन वंश जो थे वो कौन कौन से जगह पे शासन किए थे, और ये जो शासक थे उसके नाम भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोग शासक के नाम भी देख सकते हैं, आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्या है, अन्य नाम, इसका अन्य नाम भी है। क्या है, इस राजवंश को प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र सातवाहन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंध्र राजवंश को आंध्र सातवाहन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, समयकाल। इसका जो समयकाल क्या है, इनका शासनकाल लगभग ईसा पूर्व पहली शताब्दी से ईसा तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। ठीक है, इसका जो शासनकाल था वो लगभग पहली ईसा पूर्व जो शताब्दी होता था और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ तक ये चला था। ठीक है, इसका शासनकाल। चलिए अब इसका जो संस्थापक है, ठीक है, किसका, सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, चलिए देखते हैं। सातवाहन वंश के प्रारंभिक राजा और संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। ठीक है, यानी सिमुक थे। देखिए यहाँ पे सिमुक और यहाँ सिमुक है। ठीक है, दोनों में अंतर है लेकिन दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था, सिमुक था। ठीक है, और इसका प्रारंभिक राजा भी सिमुक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तराधिकारी इसका कौन था, किसका, सातवाहन वंश का उत्तराधिकारी कौन था। चलिए, ये मौर्य राजवंश के पतन के पश्चात दक्कन और मध्य भारत में उनके महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बने। क्या बोल रहा है,
ये मौर्य राजवंश के पतन के बाद जो है दक्कन और मध्य भारत में उनके महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका राजधानी क्या क्या रहा है। ठीक है, इनकी राजधानी पैठण यानी प्राचीन नाम जो है परिस्थान था। ठीक है, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसका जो राजधानी था वो पैठण था। ठीक है, पैठण था, जिसका नाम प्राचीन नाम क्या था, परिस्थान था। ठीक है, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। ठीक है, चलिए इसका जो प्रमुख शासक है उसको देखते हैं। ठीक है, किसका, सातवाहन वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन कौन था। इस वंश के कुछ प्रमुख शासकों में सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी शामिल हैं। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश के महानतम शासकों में से एक है। ठीक है, इसका जो प्रमुख शासक था ये सभी था। ठीक है, किसका, सातवाहन वंश का। चलिए यहाँ पे हम लोग अब देख चुके हैं इसका जो परिचय था, कौन कौन था इसका शासक, उसको देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका उपलब्धियाँ। तो सबसे पहला जो उपलब्धि है वो राजनीतिक उपलब्धि है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रश्न पूछेगा कि राजनीतिक उपलब्धि क्या थी, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो राजनीतिक उपलब्धि था वो साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो उत्तर में मालवा तक और दक्षिण में कृष्णा गोदावरी घाटी तक अपना राज्य को फैलाया था। ठीक है, कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, उसने शक, यवन और कंड्रेयक यानी कुषाण शासकों को हराकर दक्षिण भारत को एकजुट किया था। कौन, उसने शक, यवन और कंड्रेयक को कुषाण शासकों को हराकर, ठीक है, दक्षिण भारत को एकजुट किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, दूसरा जो राजनीतिक उपलब्धि था वो प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या बोल रहा है इसमें देखिए, सातवाहनों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। राज्यों को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया। ठीक है, राज्यों को क्या किया, विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया, जिन पर महामात्र और अमात्य जैसे अधिकारी नियुक्त होते थे। ठीक है, उसमें मेन लीडर नियुक्त होते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो राजनीतिक उपलब्धि थी वो क्या थी, भूमि अनुदान का आरंभ। ठीक है, भूमि अनुदान का आरंभ मतलब भूमि का दान भी किया जाता था। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है देखिए, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान यानी भूमि अनुदान यानी भूमि दान देता था। ठीक है, देने की प्रथा शुरू हुई। ठीक है, देने की प्रथा शुरू की गई। यह भारतीय इतिहास में सामंतवादी व्यवस्था के विकास की ओर पहला कदम था। यह जो था भारतीय इतिहास का सबसे पहला सामंतवादी व्यवस्था था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक उपलब्धियां। इसका जो था आर्थिक उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, पहला जो उपलब्धि आर्थिक उपलब्धि में वो क्या है, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य क्या बोल रहे हैं देखिए, इस काल में समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। यह जो समुद्री व्यापार था वो बहुत ही आगे फल फूल गया था। ठीक है, जिसका प्रमाण उनके सिक्कों पर जहाज़ों के अंकन से मिलता है। जिसका प्रमाण जो है उनके सिक्कों पर यानी जहाज़ों पर उस पर छपा हुआ था। ठीक है, उनका व्यापार भूमध्य सागरीय क्षेत्रों जैसे रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य में ये जो था व्यापार चलता था। ठीक है, साहित्य व्यापक था। ठीक है, यानी बहुत ही बड़ा था, विशाल था, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती थी। जिससे क्या होता था, इसे धन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, कहाँ से, रोमन से यानी रोम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा जो आर्थिक उपलब्धि है उसको देखते हैं। दूसरा आर्थिक उपलब्धि क्या है, सिक्का प्रथा का विकास यानी सिक्का भी वहाँ पे चलने लगा। ठीक है, उसका भी प्रचलन होने लगा। सातवाहनों ने सोने, चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए। कौन, सातवाहन जो थे वो सोने के, चांदी के, तांबे के, शीशे के सिक्के जारी किया। ठीक है, इन सिक्कों पर प्रायः राजाओं के नाम और प्रतीक अंकित रहते थे। इसमें जो सिक्का जो होता था उसमें राजा के नाम था। ठीक है, राजा का नाम दिया जाता था और उसका जो प्रतीक है उसको वहाँ पे छापा जाता था। ठीक है, किसका, सातवाहन वंश का। ठीक है, जो आर्थिक एकता और स्थिरता का प्रमाण था। जो आर्थिक वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका जो है स्थिरता का प्रमाण देता था। ठीक है, कि हम लोग सब एक हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो आर्थिक उपलब्धि है वो क्या है। ठीक है, तीसरा जो है कृषि का विकास। यहाँ पे कृषि लोगों का भी विकास हुआ। चलिए क्या हुआ देखते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण चावल और कपास के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। क्या हुआ, कृष्णा और गोदावरी जो नदी थी उसके उपजाऊ डेल्टा के कारण। डेल्टा क्या होता है, जब समुद्र में अधिक बाढ़ आता है या पानी आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कचड़े जमा हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह देखिएगा कचरा जमा हो जाता है, वहाँ पे ऊंचा हो जाता है थोड़ा। ठीक है,
वहाँ पे थोड़ा गंदगी जैसा, लेकिन वो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है जिसमें चावल बहुत अधिक से अधिक पैदा होता है ना, और कपास भी उसमें बहुत सारा पैदा होता है। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे जो है बहुत सारा उत्पादन होने लगा, ठीक है, उस मिट्टी से, जिससे क्या हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं आर्थिक उपलब्धि और राजनीतिक उपलब्धि। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक उपलब्धि भी इसका था। ठीक है, किसका, सातवाहन वंश का धार्मिक उपलब्धि भी था। क्या था पहला, देखिए पहला है धार्मिक योगदान। ठीक है, धार्मिक योगदान, उन्होंने ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। कौन, सातवाहन वंश जो थे, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। वहाँ के शासकों ने अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ कराए। ठीक है, वहाँ पे शासकों ने क्या किया, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे जो यज्ञ होते थे वहाँ पे करवाए थे। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा जो आर्थिक नहीं, अब हमारा जो दूसरा धार्मिक जो उपलब्धि था उसको देखते हैं। दूसरा जो धार्मिक उपलब्धि है वो क्या है, चलिए स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला हो गया, बहुत सारे पुराने जो चित्र होते थे बनाए जाते थे। ठीक है, दीवारों पर पत्थरों को काट कर, ठीक है, उसी को स्थापत्य कला कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, सातवाहन शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने हिंदू मंदिरों के साथ साथ बौद्ध के लिए स्तूपों, चैत्यों तथा पत्थरों को काट कर मूर्तियाँ और स्तंभों का निर्माण कराया। क्या बोल रहा है, इन्होंने, सातवाहनों ने क्या किया, इन्होंने जो मंदिरों के साथ साथ, यानी हिंदू धर्म के जो मंदिर होते थे वो तो बनाया ही, लेकिन उसमें बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते थे उसका भी निर्माण कराया, जैसे कि स्तूप, ठीक है, चैत्य और पत्थरों को काट कर मूर्तियों का निर्माण कराया था। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र में किस तरह से पत्थरों को काट कर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ये जो है स्तूप है, ठीक है, और ये जो है चैत्य है। ठीक है, जो पत्थरों को यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म का मंदिर बनाया यानी मूर्ति बनाया। ठीक है, इसी को यहाँ पे सातवाहनों के जो शासक थे उसको यहाँ पे स्थापत्य कला का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से चित्र में क्या क्या बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को चित्र के माध्यम से आसानी से समझाने के लिए यहाँ पे चित्र लगाए थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या क्या निर्माण वहाँ पे शासकों ने करवाया था। ठीक है, सातवाहन वंश जो थे उसके शासकों ने ये सभी निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो होता है समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। ठीक है, आप लोग अभी से तैयारी करने लगिए और समय कम है, आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो हो ही रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं, आपका सारा क्वेश्चन आंसर सारा करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और इसका जो बताया PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।